सबसे पहला जो सब्जेक्ट जब आता है, मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि में कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी, आप सामने से शुरू करें या ऊपर से शुरू करें। तो पहला सब्जेक्ट आता है वो है खालित्य का। बाल झड़ना ये बहुत बड़ी बीमारी आज के युग में मानी जा रही है। अभी यहाँ जो व्याख्यान सुन रहे हैं, इनमें 3 या 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो काफी हद तक खालित्य से परेशान है। और जब भी उनके पास रुग्ण आता है और बोलता है डॉक्टर साहब बाल मुझे बढ़ाने हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, कुछ करो, और उनके पास जब देखता है तो उनको एक बात बतानी पड़ती है कि ये जो मेरे बाल झड़ रहे हैं, ये जो मेरे बाल उड़ गए हैं, ये ज्ञान की निशानी है। तो आप चाहे तो बताइए ये, पर पेशेंट को आपको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट पार्ट तो देना पड़ेगा। और जब ट्रीटमेंट पार्ट देना है तो आपको हेतु को समझकर फिर ट्रीटमेंट पार्ट के लिए जाना फायदे में रहेगा। तो इसके लिए हम लोग पूछते हैं कि आप करते क्या हो, और करते क्या हो ये जब पूछा जाता है तो बहुत बार जो भी आउटसाइडर्स हैं, जो डेली बाहर घूमने के काम में जाते हैं, ऐसे लोगों में बाल झड़ने का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। सुबह में स्नान कर कर जो क्लासेस के लिए भागने वाले आजकल के युवा है, जो 10th के बाद 12th के बाद बहुत सारे क्लासेस के लिए सुबह सुबह 6, 7, 8 बजे शुरू हो जाते हैं, ऐसे लोगों का जो नहाकर तुरंत बाहर निकलते हैं, ऐसे लोगों में वहां पर पहले ही बाल गीले हैं, बाहर निकलने के बाद 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं या साइकिल चला कर जाते हैं तो ठंड लगती है, इससे शीतगुण बढ़ता है, और वात बढ़ने के बाद वहां पर रुक्षता तैयार होती है, जिससे खालित्य तैयार होता है। पोल्यूशन आप और मैं तो जानते हैं कि ये आपके बालों को बहुत ज्यादा तकलीफ करवा ही रहा है, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। जो शैम्पू के एड्स हैं ये आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। और उसमें भी और एक बड़ी बात अब सामने आती है, वो जो है वो हमारी बालों के जड़ों में तेल लगाने की जो आदत थी, ये पहले रोज रोज लगाते थे, लेकिन अब हफ्ते में, महीने में, या पता नहीं कब लगाते हैं वो भी नहीं बता सकते। जब खालित्य इतनी सारी चीजों के साथ आ सकता है तो उसमें और एक चीज भी जोड़ना हमें जरूरी है। ये 1.5 GB डेटा जो है ये भी एक खालित्य का कारण है। आप मुझसे सहमत हैं या नहीं पता नहीं, पर 1.5 GB डेटा समाप्त करने के लिए कई बार रात्रि जागरण ये बहुत बड़ा हेतु हम लोग लेते हैं, और रात्रि जागरण वात और पित्त दोनों की दुष्टि कर खालित्य का कारण बनता है। चलिए आगे चले। जब खालित्य की बात हो रही है तो अभी अभी रिसेंट में वो एक पिक्चर भी शायद आकर गया था आयुष्मान खुराना का, और बहुत सारी ट्रीटमेंट करने के बाद भी जब उसे ठीक नहीं लगा तब उसने वो खुले दिल से एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं टकलू हूं। पर शायद वो संभव हो जाता ट्रीटमेंट करना अगर वो पहले ही किसी आयुर्वेद वाले के पास जाता। खालित्य की चिकित्सा में पहला जो स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, वो शिर का है, और शिर की चिकित्सा में नासा ही शिरसोद्वारम ये श्लोक बहुत ही मायने रखता है। नस्य नस्य करवाना, कई बार हम लोग सोचते हैं कि रोज रोज नस्य कैसे संभव होगा, पेशेंट कैसे करे। तो ये जो नस्य यहाँ पर बात की जा रही है, स्थान चिकित्सा की बात की जा रही है, तो शुरुआत के दिनों में पहले 7 या 8 दिनों का जो बृहत नस्य है, जो बकायदा संपूर्ण विधि के साथ होने वाला नस्य है, ये मुख का स्नेहन, फिर स्वेदन, फिर नाक में ड्रॉप्स डालना, उसके बाद हल्का सा स्वेदन फिर से देकर, और अगर गले में आए तो थूकना, और अगर नहीं आए तो थोड़ी देर बाद उठकर गरारे करने के लिए कुनकुना पानी देना, और वो होने के बाद आवश्यकता होगी तो धूमपान देना। ये नस्य की विधि जो है, ये पूर्ण विधि वाला कंसेप्ट हम लोग पहले 7 दिन के लिए रखें, जिससे उस स्थान का शोधन हो जाए। आप चाहे तो उसमें अनुतेल का प्रयोग करें, चाहे तो तिल तेल का प्रयोग करें, पहले शोधन के लिए। और जब ये सब शोधन हो जाए तो उसके बाद मैं सलाह देता हूं कि आप प्रतिवर्ष नस्य पर रुग्ण को शिफ्ट करें, जिसमें कोई प्रिवेंशन नहीं, कोई प्रिकॉशन नहीं, कोई नियम नहीं, जिनमें आपको
14 बार नाक में दवाई डालने की परवानगी, परमिशन यहाँ पर ग्रंथों ने दी हुई, उसमें से कुछ जो है वो छोड़ दिए जाए तो कम से कम 7 या 8 ऐसे हैं जिन समय में आप प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। और ये अगर दिन में 2 बार भी होता है तो भी हमारा काम बहुत सारा आसान हो जाता है, दवाइयों का काम बहुत सारा आसान हो जाता है। अगर आपने नस्य शुरू किया है तो कई बार 8, 10 या 12वें दिन में बालों का झड़ना परसेंटेज वाइज कम हो गया, आपको ध्यान में आता है। नस्य चालू, एक कर्म आपका शुरू हो गया, इसके साथ में अग्नि को भी ठीक करना जरूरी है, क्योंकि आपने जागरण से कहो, व्यायाम से कहो, अजीर्ण से कहो, जो भी अग्नि का गड़बड़ किया है उसको दीपन पाचन करवाना है। दीपन पाचन के द्रव्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन हरितकी ये सबसे बेहतरीन चीज है, अमृता ये सबसे बेहतरीन चीज है जो मदद करेगी। और इसके साथ में मैं महातिक्तक घृत का प्रयोग करने के लिए कहूंगा। महातिक्तक घृत का प्रयोग रसायन काल में किया जाए। रसायन काल में किया गया प्रयोग ये दीर्घमायु श्रुति मेधा आरोग्यम तरुणम वयम, ये जो है लाभोपायो ही शस्तानम लभतेना रसायना, ये यहाँ पर मदद करेगा। तो तरुण वय वगैरह ये सब घृत से प्राप्त होता है, तो अगर तरुण वय आता है तो स्वाभाविक खालित्य भी दूर होना इसमें आ गया। तीसरा जो है यहाँ पर तिक्तक्षीर बस्ती का प्रयोग वाग्भट ने बताया है। अस्थि क्षय, क्योंकि बाल जो है ये अस्थि का उपधातु है, तो अस्थि क्षय यहाँ पर आता है। अस्थि क्षीणता को ध्यान में रखकर अगर ग्रहण हम लोगों को देना है तो दूध, घी, तिक्त रस, इनकी बस्तियां दी जानी चाहिए, ऐसा वाग्भट कहता है 12वें अध्याय में। तो तिक्त रस से सिद्ध क्षीर और उसमें तिक्त रस से सिद्ध घृत को मिलाकर मात्रा बस्ती, छोटी छोटी मात्रा बस्ती 20-20 ml, 30-30 ml, 50-50 ml, जैसे रुग्ण सहन कर सके, डेली या अल्टरनेट डेज पर 1 महीने से लगाकर 3 महीने तक दी जा सकती है। एक सवाल पेशेंट आपको बोलता है, जब 7 दिन से ज्यादा दवाई दी जाती है या पंचकर्म दिया जाता है, कहीं ये हैबिट फॉर्मिंग तो नहीं है, या फिर जब ये बंद हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? तो हम लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं, ये उसको बताइए। हम लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं, मेंटेनेंस पेशेंट के हाथ में। पेशेंट अगर मेंटेन करता है, अगर हेतु सेवन कम करता है या हेतु सेवन करते समय पथ्यों का पालन करता है, तो फिर से होने की संभावनाएं 50% लेस हो जाती। इसलिए आदत होने की, हैबिट फॉर्मिंग की कोई यहाँ चांस नहीं, क्योंकि 20 ml 30 ml आप दे रहे हो। तिक्त क्षीर बस्ती देने के बाद एक पेशेंट को जरूर बताइएगा कि आधमान बढ़ता है, कैसे बढ़ते हैं। पेशेंट कई बार बोलता है कि उसकी वजह से गड़बड़ हो गई, तो नहीं, ये वन ऑफ द इफेक्ट या पार्ट ऑफ द इफेक्ट है जो उपक्रम के साथ में आता है। तो अगर आप कमर के नीचे तकिया लेकर सोने के लिए कहोगे तो कई बार गैसेस आसानी से निकल जाते हैं और दूध और घी बाहर नहीं निकलता। चौथा जो पंचकर्म करने जैसा है वो है शिरोधारा। पर कई बार शिरोधारा बहुत बाल होने की वजह से या आपके पास रुग्ण आ नहीं सकता, या फिर ओपीडी में शिरोधारा की व्यवस्था नहीं, इस कारण से हम लोग छोड़ देते हैं। तो शिरो पिचू ये जो है ये यहाँ पर सलाह दी जा सकती है। शिरो पिचू की टेक्निक बहुत ही आसान है। अगर गॉज पीस का 4 या 5 बार फोल्ड कर कर आप सर पर रखते हो, उसको कुनकुने तेल में पहले भिगोकर, जो भी आप अस्थि क्षीणता के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले द्रव्य हैं, इसमें एक बहुत अच्छा ड्रग है जिसको हम लोग पैरासाइट भी बोलते हैं। अमरवेल नाम की एक वेल आती है जो मरती ही नहीं, जो बार बार बढ़ते रहती है। इसका रस से सिद्ध तेल किया जाता है और वो बालों के वहां पर लगाना है। वटजटा है जो अपने आप बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती है, इनके से सिद्ध किया हुआ तेल, ये शिरो पिछू करना, ये सबसे बेहतर चीज होती है। इसमें साध्य साध्यता भी देखिएगा। वह अगर आपको कोई सवाल है तो मैं सलाह दूंगा कि आप चैट बॉक्स में टाइप कर कर रखें। जैसे ही ये समाप्त होता है मैं चैट बॉक्स देखकर आपको से बात कर सकता हूँ। साध्य असाध्यता की बात जब की जाती है तो ऐसे में वय, कुल और कार्य, इनको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर 35 या 40 के आसपास की उम्र वाले रुग्ण हैं
ऐसे इसमें स्वाभाविक अस्थि क्षीणता की ओर शरीर जा रहा है या वात वृद्धि की ओर जा रहा है, तो खालित्य की परसेंटेज ज्यादा होती है। प्रतिमर्श नस्य यहाँ मदद करता है। कुलगत व्याधियों में अगर आप देखोगे, अगर माता पिता में किसी के नहीं है या जल्दी बाल झड़ गए हैं, तो ऐसे इसमें असाध्यता होना संभव है। यहाँ पर विघर्षण एक चिकित्सा बोली गई है। लीच एप्लीकेशन, जलोका लगाना एक चिकित्सा की जा सकती है। प्रच्छान करना ये एक चिकित्सा वहां पर की जा सकती है। तीसरी बात जो है वो कार्य, काम क्या करता है। अगर फील्ड ड्यूटी है तो फील्ड ड्यूटी में बहुत बार आप चाह कर भी ड्यूटी नहीं चेंज कर सकते और खाली से वैसे ही बना रहता है। तो हेतु जब तक रहेगा तब तक आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो हेतु को दूर करने के लिए आपको रुग्ण को सलाह देनी चाहिए कि एक तो चाहे तो बाल बढ़ाओ या फिर चाहे तो ड्यूटी कंटिन्यू रहो, ये आपके ऊपर है। खालित्य के साथ में दूसरी आने वाली जो चीज है वो है दारुणक। दारुणक एक खालित्य का हेतु भी है और दारुणक स्वतंत्र व्याधि भी है। वो एड्स में बहुत अच्छे अच्छे शैम्पूज इसके लिए बताए जाते हैं, पर वो शैम्पू आपको ये नहीं बताते कि ये शैम्पू आप एक बार इस्तेमाल करोगे तो उसके बाद वापस कब तक ये ठीक रहेगा। हम लोगों को दारुणक को, डैंड्रफ को मतलब केवल डेड स्किन निकल रही है ये एक तरीके से नहीं सोचते। स्थान कफ का है और वहां वात की वृद्धि हुई है। कफ की दृष्टि भी है और वात की दृष्टि भी है, दोनों को सामने रखकर हम लोगों को दारुणक के बारे में सोचना चाहिए। दारुणक है कफ के स्थान वाला व्याधि, भले ही वात वाला क्यों ना हो, कफ के स्थान वाला व्याधि है। इसलिए अगर आप देखोगे ये बार बार अगर हो रहा है तो इसकी चिकित्सा में बृहत पंचकर्म आवश्यक हो जाता है। और इसलिए मैं वमन की सलाह देता हूँ। वमन, बकायदा बृहत वमन, स्नेहपान किया जाना चाहिए, अभ्यंग किया जाना चाहिए, आवश्यक जगह पर स्वेदन दिया जाना चाहिए और वमन दिया जाना चाहिए। यहाँ वमन के लिए कौन सा घृतपान सिलेक्ट किया जाए या कौन सा घृतपान को सामने सोचा जाए, ये अगर देखेंगे तो पंचतिक्त घृत या महातिक्त घृत, ये दो घी जो है ये चॉइस ऑफ ड्रग मैं समझता हूँ। जब वमन आपका हो जाए, संसर्जन क्रम आपका पूरा हो जाए, तब रसायन के तौर पर वसंत कुसुमाकर जैसे कल्प जो उत्तरोत्तर धातु की प्रवृत्ति अच्छी होने के लिए काम करते हैं, इनका प्रयोग करना है, जिससे जो भी रस रक्त मांस में अच्छे से बनेगा। जब रस अच्छा बनेगा तो स्तन्य और त्वचा ये दोनों अच्छे बनेंगे, और स्तन्य और त्वचा दोनों अच्छे बनेंगे तो दारुणक फिर से होने की संभावना कम होती है। जब आप बहुत सारी चिकित्सा करते हो और फिर भी ठीक नहीं लग रहा है या फिर भी दारुणक है वैसे ही अगर लग रहा है, तो वहां पर कुष्ठ के बारे में भी जरूर सोचिएगा। कई बार दारुणक, ये दारुणक व्याधि न होते हुए कुष्ठ ये व्याधि होता है और हम लोग उसको बहुत सहजता से लेकर केवल डैंड्रफ की चिकित्सा हम लोग करना चाहते हैं। कुष्ठ की अगर बात होगी तो उसकी चिकित्सा के लिए बहुत अलग अलग तरीकों से विचार किया जा सकता है। मुझे लगता है यहाँ पर अभी वो बात करना उचित नहीं होगा। सिर्फ डैंड्रफ की जब मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ दारुणक की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा पहला चॉइस ऑफ ड्रग है वो है नीम तेल। कई बार वो एक स्मेल की वजह से हम लोग नीम को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन नीम जैसा दारुणक हर दूसरा द्रव्य जल्द से जल्द मिलने वाला कोई भी नहीं। लोकल एप्लीकेशन सामान्यतः शिरोभ्यंग नीम तेल का करवाना रात्रि में सोते समय, उसके बाद में सर को बांध कर रखना। दो फायदे हैं, एक तो कपड़े खराब नहीं होंगे तो घर वाले डांटेंगे नहीं और स्मेल कम आएगी, और दूसरा अगर वो बांध कर रखा हुआ है तो तेल को वहां रहने में ज्यादा सहायता मिलती है और पंखे की हवा से प्रतिशय होने की संभावना कम होती है। इसलिए नीम तेल लगाने के बाद सर बांध कर रात में सोए और दूसरे दिन सुबह में उठने के बाद में शैम्पू के बजाय रीठा, आंवला, शिकेकाई, मुस्ता मतलब कषाय रसात्मक जो द्रव्य है इनसे बालों को धोया जाए। अगर ये होता है तो डैंड्रफ का परसेंटेज, दारुणक का परसेंटेज बहुत आसानी से कम होता है। इसी नीम तेल को 6 या 7 गुना नारियल के तेल में मिलाकर डाइल्यूट कर नस्य के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, प्रतिमास नस्य के तौर पर 2-2 ड्रॉप के लिए।
एरंड पत्र का क्वाथ बनाकर इसकी शिरोधारा जो की जाती है, ये भी दारुणक में बहुत ज्यादा उपयोगी है। लेकिन क्वाथ की शिरोधारा करते समय बहुत बार हम लोग टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते, जिसकी वजह से कई बार टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है या पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू तेल शिरोधारा। तो चेहरे कपाल पर जहां पर धारा होने वाली है वहां पर फुंसियां आने का डर होता है, तो वो टेम्परेचर का जरूर ध्यान रखना है आपको। अपुनर्भव या फिर फिर से ना हो ये सोचने के लिए हम लोग बालों के साथ साथ उसका तकिया, तकिए का कवर, जो हेलमेट है, उसका स्कार्फ है, उसकी कंघी है, ये उसको पर्सनलाइज करने के लिए बोलते हैं, ये उसको खुद का ही रखने के लिए बोलते हैं, उसको खुद को ही वो इस्तेमाल करना है। और हर दूसरे या तीसरे दिन उसको डेटॉल या फिर विड़ंगज या त्रिफला के क्वाथ से वॉश कर कर हम लोगों को रखना चाहिए, जिससे फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस, फिर से वो बढ़ने की शक्यता ना है। हेलमेट साफ करना या भिगो कर रखना संभव नहीं, तो वहां पर हम लोग धूपन करने की सलाह देते हैं। यही धूपन जो कृमिघ्न द्रव्य का है, जो विषग्न द्रव्य का है, अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो केवल अमृत का, नींब के पत्र के क्वाथ का धावन या नींब के पत्र का धूपन भी हम लोग कर सकते हैं। एक अनुभवी चिकित्सा के तौर पर सीताफल बीज, कस्टर्ड एप्पल के जो बीज होते हैं, इनकी पाउडर या इनका चूर्ण इस्तेमाल किया जाता है लोकलाइज एप्लीकेशन के लिए। क्वाथ बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं, ड्राई भी इस्तेमाल करते हैं। टंकन का एक प्रयोग यहाँ पर बहुत अच्छा फायदे में होता है। टंकन को चुटकी में लेकर बालों की जड़ों में लगाना, रगड़ना, तो वहां का जो वात और कफ का संघात है वो कम होता है, और उसके आधे या 1 घंटे बाद आपको रेगुलर कुनकुने पानी से स्नान करना है, तो भी हमारा दारुणक का प्रमाण कम हो जाता है। अगला जो व्याधि आता है वो है प्रतिशाय कहें या उसे आप क्षवथु कहें। मतलब दोनों लक्षण वैसे अलग है, लेकिन क्षवथु को मैं यहाँ कॉमनली अभी ले रहा हूँ। प्रतिशाय के बारे में बात करूंगा तो हो सकता है आप में से कोई मुझे कोरोना के बारे में रिपोर्ट करवा दे। लेकिन प्रतिशाय हम लोगों को अपने तरीके से देखने में बड़ा आनंद आएगा। प्रतिशाय में हम लोग नव या जीर्ण, ये दोनों को सामने रखकर बात करना बहुत ही इजी है। नव प्रतिशाय है तो उसकी चिकित्सा अलग होगी, जीर्ण प्रतिशाय है तो चिकित्सा अलग होगी। वातज है, पित्तज है या कफज है, इसकी चिकित्सा अलग अलग होगी। एलर्जिक मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन एलर्जिक बहुत बार वातज प्रतिशाय में ही आता है, तो हम लोग उसको वातज की तरह ही ट्रीट करते हैं। कोरोना व्याधि को डिस्क्राइब करना ये अभी शायद मेरे लिए ठीक समय नहीं होगा, इसीलिए मैं कफज प्रतिशाय को एक साइड में रखता हूँ, बाजू में रखता हूँ, और हम लोग तब तक वातज पित्तज प्रतिशाय के बारे में या जीर्ण प्रतिशाय के बारे में या नवजीर्ण प्रतिशाय के बारे में बात करें। वातज प्रतिशाय बहुत बार पेशेंट कहता है, रुग्ण कहता है कि बार बार प्रतिशाय रहता है, कम नहीं होता। तो हम लोग हेतु अगर पूछे उसको, तो जागरण ये हेतु, या फिर बासी खाना ये हेतु, तला हुआ अधिक खाना ये एक हेतु हो सकता है, या फिर तला हुआ खाने के बाद या मीठा खाने के बाद, चॉकलेट खाने के बाद या फल खाने के बाद में पानी अगर पिया जाता है तो कई बार प्रतिशय होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। इनमें से जागरण के कारण, प्रवास के कारण होने वाला जो प्रतिशय है, ये केवल नाक में कोई भी तेल, नारियल का तेल, बला तेल, क्षीर फल घृत, सिंपल कोई भी स्निग्ध द्रव्य डालने से कम हो जाता है। वही पित्तज प्रतिशय है जिसका एक मुख्य लक्षण है नासाना। अगर आप धूप में आतप सेवन के बाद अचानक से घर में आए और पंखे के नीचे बैठे तो नाक में गर्म हवा चलती है और कई बार प्रतिशय हुआ ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था में हम लोग मिश्री जल का या क्षीर का नस्य करने के लिए बोलते हैं। ये प्रतिमर्श नस्य ही होगा, 2-2 ड्रॉप वाला ही होगा। ये प्रधान चिकित्सा उस समय की प्रत्येक चिकित्सा होगी। इसके बाद में जब आप सोचोगे कि इसकी आगे की कब चिकित्सा कैसे की जाए, तो यहाँ पर भले ही सीतोपलादी मैं तीनों में इस्तेमाल करूं, वातज पित्तज कफज में, लेकिन वातज में इस्तेमाल करते समय मैं केवल सीतोपलादी पानी के साथ दे सकता हूँ। पित्तज में इस्तेमाल करते समय सीतोपलादी ये क्षीर के साथ दे सकता हूँ, और कफज में इस्तेमाल करते समय सीतोपलादी मधु या चाय के साथ दी जा सकती है। वैसे ही नव प्रतिशाय में अगर देना है तो नव प्रतिशय में वातज समझकर हम लोग केवल पानी के साथ में या केवल सीतोपलादी भी दे सकते हैं। नव प्रतिशय का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नाना जी ने बताया था।
हमारे पिताजी नाना जी के साथ कहीं जा रहे थे। भोपाल से गाड़ी निकली और कुछ 2-4-5 घंटे में जबलपुर आने वाला था। और भोपाल से गाड़ी निकली तब उसके बाद वाले स्टेशन तक पिताजी को प्रतीक्षाएं का वेग प्रारंभ हो गया। कुछ घंटे 2 घंटे में आए इस प्रतीक्षा में, अब करें क्या। नाना जी साथ में थे उस समय, रायपुर किसी गुरुजी को देखने जा रहे थे। तो जैसे ही वो ध्यान में आया तो अब करे क्या, प्रवास में है, साथ में औषधियां बहुत कुछ तो नहीं है। तो नाना जी ने उस समय पर बाहर देखा, एक बाहर स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी, वहां एक केले वाला जा रहा है। नाना जी ने 1 दर्जन केला लिया और पापा जो खुद डॉक्टर हैं, जनरल प्रैक्टिस करते हैं, उनको बोला कि आप इसमें से जितने हो सके उतने केले खाइए। हम लोग प्रतीक्षाएं में केला वर्ज करते हैं। नाना जी ने उस समय प्रतीक्षाएं में केला खाने के लिए बोला। पापा ने करीब करीब 6 या 7 केले खाए। नाना जी ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब आप सर पे से ओढ़ कर सो जाइए। ऊपर वाले बर्थ पर गए पापा जी और जाकर सो गए। 2 या 2.5 घंटे बाद जब नेक्स्ट स्टेशन आया जहां पर उनको उतरना था, जबलपुर या रायपुर मुझे याद नहीं, पर तब तक प्रतीक्षा जा चुका था। ये प्रत्येक अवस्था की चिकित्सा थी और इसीलिए वाग्भट ने भी शायद अग्रे संग्रह में प्रतीक्षा के लिए रसाला यानी श्रीखंड का उल्लेख किया है। तो जो क्षीणता से उत्पन्न होने वाले प्रतिष्ठाएं है, वात वृद्धि से उत्पन्न होने वाला प्रतिष्ठाएं है, कृषि व्यक्ति में उत्पन्न हुआ प्रतिष्ठाएं जिसमें कफ के कोई लक्षण नहीं है, ऐसे में श्रीखंड को खिलाकर सुला देना, एक बहुत अच्छी सी नींद उसकी हो जाए, जिससे बल का पोषण हो, गुरु ये गुण शरीर में बढ़े, ये ध्यान में रखकर अगर हम लोग काम करें तो प्रतिष्ठाएं, वातज प्रतिष्ठाएं तुरंत कम होता है। कफज प्रतिष्ठाएं में जहां पर हम लोग नाक बंद है ऐसी बात करते हैं, ऐसे कंडीशंस में हमारे जो दोनों सीनियर हैं, वैद्य संदीप पाटिल सर, जिनको आपने परसों के दिन सुना था, और एक है वैद्य तुषार सूर्यवंशी सर, ये दोनों ना बड़े प्यार से नाक को अपनी 2 उंगलियों में पकड़ते हैं। अगर आप आपके नाखूनों को देखेंगे, नाक जहां पर ओष्ठ के ऊपर लैटरल साइड में खत्म होता है, वो नॉस्ट्रिल जहां खत्म होते हैं, वहां पर दोनों उंगलियों की टिप से प्रेशर देना चेहरे की तरफ, ये कुछ क्षणों के लिए आपके नासावरोध को दूर करता है। सेम थिंग अगर आप जहां पर साइनसेस है वहां पर आप दबाओगे तो कुछ समय के लिए आपके प्रतिष्ठाएं का वेग कम होता है। इसका मतलब वहां पर भरा हुआ है, उसको बाहर निकालने में आपको आसानी होगी। तो नस से आपको प्रोसीजर करवानी है, लेकिन नस से प्रोसीजर करवाने से पहले नाक खुला होना जरूरी है, इसलिए हम लोग वचा का प्रधमन नस से देते हैं। कॉलेज में बहुत बार सुना होगा कि वचा का प्रधमन नस से किया जाता है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर अभी सुन रहे लोगों में बहुत सारे लोगों में से बहुत कम लोगों ने इसको किया हुआ होगा। जी। तो वचा का प्रधमन नस से मैंने खास कर ये एक सिंगल स्लाइड वचा के लिए इतना बड़ा इसलिए बना कर रखा क्योंकि वचा है बहुत बड़ी चीज। वचा को देने के बाद में वैद्य ने वहां से 2 मीटर की दूरी पर खड़ा रहना चाहिए। 2 फायदे हैं। वचा देने के बाद में, वचा जब पेशेंट सूंघेगा उसके बाद में जो वेग आने वाला है वो आपके ऊपर उड़े नहीं, और दूसरा वो वचा देने के बाद जो सिर में झुंझलाहट होती है ना, जाने उसके चलते चलते कहीं पेशेंट आपको पकड़कर 1-2 रट्टे लगा। पर जैसे ही वचा नाक में जाती है, नासा का अवरोध दूर होता है, कफ का अवरोध दूर होता है और आपको उस समय नासा मार्ग खुला मिलता है। अगर आप चाहें तो उस समय के बाद में आप नस्य की प्रक्रिया कर सकते हैं, पर नव प्रतिष्ठाएं में नस्य नहीं दिया जाता, जीर्ण प्रतिष्ठाएं में नस्य देते हैं। नव प्रतिष्ठाएं की बात करते करते एक जरूर ध्यान में रखिए कि आप यहाँ पर नस्य की प्रोसीजर करें पर नाक में ड्रॉप ना डालें तो चलेगा। मतलब स्नेहन स्वेदन करें और पेशेंट को जाने दें, इतना उसको रिलीव करने के लिए काफी होता है। साइनस उसको रिलीव कर देता है, शिरोशूल को कम कर देता है, श्वास लेने में आसानी हो जाती है। और वहीं पर जीर्ण हो गया मतलब 5 दिन के बाद आप नस्य करें।
चाहे जो ड्रग आपकी चॉइस का वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जब नाक ठीक हो गया तो आता है सर, क्योंकि नाक पैरेलल सर के साथ में चलेगी। यहाँ शिरशूल के बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं। वातज है, पित्तज है, कफज है, अर्धावदत है, शंखावर्त है, सूर्यावर्त है, अनंतवात है। 2 इसमें ऐड करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। मतलब जो विवाह जिनके हो चुके हैं वो मुझसे सहमत होंगे और बाकी लोग असहमत। तो इसमें जो है वो शिरशूल का एक क्या कहते हैं उसको प्रकार जो है वो लॉकडाउन शिरशूल भी लिखा जाना चाहिए। और दूसरा जो है वो शिरशूल इंटू ब्रैकेट बीवी या वाइफ, ये भी लिखा जाना चाहिए। लॉकडाउन और बीवी शिरशूल ये दोनों ही असाध्य है। ये आपको साथ में ही लेकर जाना पड़ेंगे, जब तक चलेंगे तब तक चलेंगे। मैं चिकित्सा केवल दोषों शिरशूलों की कर सकता। सरदर्द की जब बात आती है तो अगर आपने पहले पुराने कोई एड्स आपने देखे होंगे तो वो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि किस सरदर्द को आपको किस तरीके से ट्रीट करना है। सर पर रुमाल बांधा हुआ होता है और वो थोड़ा सा कुछ एप्लीकेशन वहां पर करता है और वो आदमी वो लेडी वो रुमाल झट से ऐसे खोलकर निकालता है और काम पर चलने लगता है। इसको आयुर्वेद में पीड़नेन उपशमयन्ति या स्पर्शासहत्व ऐसी कंडीशन बोली। जब पेशेंट आपके पास आता है तो पहले उसको पूछिए कि कहां पर दर्द है। वो बोलेगा कपाल प्रदेश में है, वो बोलेगा ब्रह्मरंध्र में या तालू में है ऊपर, वो बोलेगा बैक साइड में जहां पर नेक कनेक्ट होती है एक्सिस वर्टिब्रा से वहां, या फिर वो बोलेगा शंख प्रदेश में शूल है। ये दोषों के अनुसार समझाए जा सकते हैं। ये प्रवीण सर ने सिखाया था। जैसे वयो हो रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य आदि का क्रमात, ये श्लोक बोलता है कि दिन के अंत में वात होता है, मध्य में पित्त और सुबह में मतलब शुरुआत में कफ होता है। वैसे शिर के प्रथम में कफ होता है, मतलब कपाल प्रदेश में अगर शूल है वो कफ की वजह से हो सकता है, प्रायः बता रहा हूँ। शिर के मध्य में अगर शूल है वो पित्त से हो सकता है और शिर के अंत में जो शूल है वो वात से हो सकता है। मतलब वर्टिब्रल कॉलम के आसपास वाला शिर शूल अगर हो तो वो वात की वजह से है। इसी के साथ में शंख प्रदेश में अगर है तो वो मैक्सिमम कर वातज शिरशूल कहा जाता है। अब इसके साथ में और एक चिकित्सा करना जरूरी है कि ये दोष तो आपको पता चल गया किस दोष के कारण है। आपको और एक डायग्नोस्टिक टूल इस्तेमाल करना चाहिए। जहां दर्द हो रहा है वहां पर दबा कर देखा जाए। दबा कर देखने से आपको पता चलेगा कि पेशेंट को, आपको नहीं पता चलेगा, रुग्ण संवेदी है। दबाइए और रुग्ण को पूछिए कि आपको कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है या तकलीफ बढ़ गई है। अगर अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये क्षयज है, ये निराम शिरशूल है। यहाँ पर आपको ब्रूहण की आवश्यकता है, यहाँ पर आपको पोषण की आवश्यकता है, या अच्छे से मीठा कुछ खिलाने की आवश्यकता है, मधुर स्निग्ध अम्ल रस देने की आवश्यकता है। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो मैं पार्ले पॉपिंस की सलाह देता हूँ या लिमलेट की टैबलेट की सलाह देता हूँ। अगर कुछ कर सकते हैं तो मीठा दलिया, मीठा शिरा या हलवा, ऐसी मिठाई लेने की सलाह देता हूँ। कोई रेडीमेड मिठाई नहीं, जो घर पे ताजी बन सके ऐसी मिठाई की सलाह मैं देता हूँ। और अगर वो बोला कि नहीं दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, दबाने से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं अवरोध है और ये अवरोध को अगर दूर करना है तो वहां आपको नस्य, वेधन, लेप ऐसी अलग अलग चिकित्साओं का प्रयोग, धूमपान ऐसी अलग अलग चिकित्साओं का प्रयोग करना होगा। शिरशूल का बढ़ने का कारण ये कई बार क्षय या रसक्षय बोला गया है। हम लोग कई बार समय पर खाना नहीं खाते। रात में खाना खाया है, आप सुबह में बगैर कुछ खाए काम पर लग जाते हो, खास कर लेडीज काम पर लग जाते हैं और दोपहर में खाना खाते हैं।
ये कारण रसक्षय का होता है। इसके साथ में उपवास करते हैं, ठीक समय पर नहीं खाते और जो अनचाहा खाना है, गुरु भोजन है, वो लिया जाता है। ये भी क्षय और क्षय का कारण वहां पर हो सकता है। इसकी जब चिकित्सा आपको करनी है तो मैंने आपको पहले कहा था कि नस्य किया जाना चाहिए। यहाँ पर अगर नीराम है तो स्नेहिक नस्य मदद करेगा, और अगर शाम है तो अवपीड़क नस्य यहाँ पर मदद करेगा। अवपीड़क नस्य का एक उदाहरण आगे मैं बताने वाला हूँ, जो अगर मुझे समय मिला आखिर में। लेकिन यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज जो है वो स्नेहिक नस्य में, वो है घृत, जो आपके पास उपलब्ध होगा वो। अगर घृत नहीं है तो नारियल तेल, तिल तेल, इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। एक शिरोविरेचनीय नस्य बोला गया है, शिरोविरेचन गण का नस्य, वो दिया जा सकता है। मेरे हिसाब से समय मेरे पास कम है, तो यहाँ पर वो नस्य भी बता देता हूँ। हम लोग गुणाद्रक नस्य भी करते हैं जब अवरोधात्मक संप्राप्ति मुझे ध्यान में आ रही है, रुकने की वजह से संप्राप्ति ध्यान में आ रही है। इसके साथ में दोष की चिकित्सा भी जरूरी है, इसलिए मैं बस्ती की सलाह देता हूँ। अगर क्षयज शिरशूल है, क्षय के कारण शिरशूल है, तो अनुवासन बस्ती, और अगर अवरोध के कारण शिरशूल है, अजीर्ण के कारण शिरशूल है, अब संतर्पण के कारण शिरशूल है, तो निरूह बस्ती दिया जाना चाहिए। पित्तज शिरशूल के अगर लक्षण है तो वाग्भट, उसके साथ वैशज रत्नावली शारंगर संहिता में केशर कुमकुम नस्य एक आया है। केशर को शर्करा में घोटकर घी में गर्म कर कर उसका 2-2 ड्रॉप डालना, ये पित्तज शिरशूल में और वात शिरशूल दोनों में काम करता है। अजादुग्ध का नस्य, गोघृत का नस्य, ये क्षयज शिरशूल में बहुत अच्छे से आपको रिलीफ देता है। तर्पण का तुरंत आनंद देता है। ये जो है अजादुग्ध जो है, ये कच्चा ही इस्तेमाल करना है, इसको गर्म नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही आपको इस्तेमाल करना है। अगर पित्त शिरोशूल है और जिसके कारण आपको उल्लास है पर कई बार उल्टियां भी नहीं आ रही, तो नॉर्मल सलाइन या केवल सैंधव जल, बिल्कुल जो टेस्ट में बहुत ज्यादा खारा न हो, ऐसा 2 ड्रॉप सैंधव जल भी अगर आप डालते हो तो भी तुरंत 1 या 2 छर्दी वेग आ सकते हैं, और उसके बाद शिरोविरेचन होकर रुग्ण शांत हो सकता है। ये, लेकिन ये बहुत सोचकर करने वाली बात है, इसको संभाल कर ही करिएगा। मुझे ऐसे लगता है कि पौना घंटा मैंने आपको बताया है। यहाँ पर अगर रुककर थोड़ा आयोजक अगर मुझे बताए कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, सो वी कैन वर्क इट आउट। मैं आगे जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी 15 मिनट है जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर एक बोराटे मैडम का सवाल है, बालकों में जीर्ण प्रतिष्ठाय का विचार कैसे करें। बालकों में जीर्ण प्रतिष्ठाय के लिए सबसे अच्छा एक विचार यहाँ साथ में ही है, मैं आप लोगों के साथ बांटता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा जरा प्लीज। हम लोगों को वयो हो रात्रि भुक्तानम तेयंत मध्य आदि का क्रमात् ये सिखाया जाता है। तो जब हम लोग बाल वय की बात कर रहे हैं तो ये शुरुआत का वय है, स्वाभाविक ये कफ का काल है। और अगर आप देखें कि बाल वय में हम लोग जो दिए जाने वाले व्याधियों का, दिए जाने वाले आहार का अगर हम लोग सोचे, तो ज्यादा कर आहार ये हमारा मधुर रस प्रधान होता है। आप दूध सोचे, आप बोर्नविटा सोचे, आप सेरेलैक सोचे, आप वो केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स सोचे, आप वो उसमें सप्लीमेंट्स जो भी दिए जाने वाले हैं या जो भी मेडिसिन दिए जाने वाले हैं, वो सभी मधुर रस वाले देते हैं। कफ दोष, कफ काल और कफज वय, इनको अगर हम लोग सामने रखें तो आप बहुत इजीली डायग्नोस कर सकते हो कि ये जो व्याधि है ये पूर्णतः कफ का है। सो अगर ये व्याधि कफ का है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वमन ये सबसे बेहतरीन चिकित्सा है। आपका सवाल पूरा मैडम एक आगे तैयार हो सकता है कि वमन छोटे बच्चों में कैसे दिया जाए, न वो स्नेहपान करेंगे न बाकी कोई नियम का पालन करेंगे। तो स्वाभाविक स्निग्ध है, क्योंकि मधुर आहार लिया जा रहा है, स्वाभाविक वय स्निग्ध है, आहार स्निग्ध है, तो और वय छोटा है, तो यहाँ वमन नहीं
पूरा दिया जा सकता, तो यहाँ केवल और केवल लघु वमन दिया जाएगा। तो बालकों को पेट साफ हुआ या नहीं ये देख लीजिए, उनको जो पसंद आए वो आहार, दूध, दूध रोटी, दूध चावल, यहाँ तक कि बोर्नवीटा, सेरेलैक, जो उनको पसंद हो वो पेट भर कर खिलाए। मदर फल, पिपली, सेंधव शहद में मिलाकर, थोड़ा दूध में मिलाकर उनको चटा दे और उनको बैठा कर रखे, उनको खेलने न जाने दे। 20 मिनट से लगाकर आधे घंटे में कभी भी उल्टी हो सकती है, सर्दी हो सकती है, रुल्लास हो सकता है, निकल जाएगा। अगर बच्चा बड़ा है तो थोड़ा सा गर्म पानी दीजिए और उंगली लगाने के लिए बोले, वो निकल जाएगा। अदरवाइज मदन फल जो है ये स्वाभाविक ऊर्ध्व और अधो दोनों बाजू से दोषों को निकालता है, वो निकाल देगा। अगर वमन होता है तो स्वाभाविक प्रतिशय कफ दोष कम होता है, क्योंकि आमाशय की शुद्धि हुई तो कफ दोष कम हुआ, कफ दोष कम हुआ तो प्रतिशय कम होगा। इसके बाद में आपको वहां पर कषाय रस के औषधियों का प्रयोग करना। हम लोग जन्म घुटी भी देते हैं लेकिन वो मीठी वाली देते हैं, तो उसको रोकिए। माता के दूध में या फिर गाय के दूध में आपको औषधियों को घिस कर देना है। जो हमारी प्रधान औषधियां हैं उनको अलग अलग घिस कर देना है, तो ही हम उसको कषाय रस का आहार दिया जा सकता है। सब मीठा है, उसको काटने के लिए कषाय रस आपको मदद करने वाला है। अगर बार बार होने वाला प्रतिशाय भी है तो भी रिया मैडम उसको यही प्रोसेस से अगर जाते हैं तो हम लोग ये ड्यूरेशन जो है रिकरेंट एलर्जिक रहने की, इसका हम लोग इजीली बढ़ा सकते हैं, आराम से उसकी चिकित्सा हो सकती है। और वमन होने के बाद में सीतोपलादी है, लघुमालिनी वसंत है, अरविंदासव है, और जो भी बाल गुटी के द्रव्य है जिसमें खास कर बाल हरितकी का प्रयोग आता है, बाल हरितकी एरंड तेल में भ्रुष्ट कर घिस कर देना, ये रिकरेंट प्रतिशय को रोकने के लिए आपकी मदद करती है। पालित्य की चिकित्सा, पालित्य बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यहाँ पर अभी मेरे पास समय कम है, अगर इन लोगों ने मुझे आगे समय दिया तो जरूर बताऊंगा। बाल हेलो। हाँ हाँ सर आप आगे बता सकते हैं, पूर्ण वेग है, कोई अड़चन नहीं। भाई इन लोगों को भी डाटा का प्रॉब्लम आ जाएगा आप चाहे तो 2 या 3 दिन बाद आगे का फिर से रख दीजिए। यस सर चलिए। मेरे हिसाब से काफी सारा मैंने कवर कर लिया है। एक अत्रे शीतल जी का सवाल है, माइग्रेन में ट्रीटमेंट कैसे करें या अपनी सतत नाक बहने या धुड़ीची एलर्जी का कैसे सोचें। माइग्रेन को आप शिरशूल में काउंट कीजिए। मैं ट्यून करने की बात करता हूँ, सेट करने की बात करता हूँ वर्ड्स को। तो माइग्रेन को शिरशूल में आप सोचिए, और अगर आपने देखा होगा कि शिरशूल होने की हेतु अगर आप देखोगे तो जिन जिन को माइग्रेन होता है, ये एक तो समय पर ठीक से खाना नहीं खाते हैं, तो जो पोषक रस का आहार है वो नहीं लिया जाता है, या आहार में स्निग्धता का परसेंटेज कम होता है। तो आपको इस बारे में जरूर सोचना पड़ेगा कि उनके आहार में कहीं ना कहीं स्निग्धता रहे। गोदन की ये बहुत अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस है शिरशूल में, शिरशूलादि वज्र रस ये बहुत अच्छा चॉइस है शिरशूल में। लेकिन मैं सबसे पहले सलाह दूंगा नस्य की, अनुवासन बस्ती की, शिरोधारा की और रक्त मोक्षण की। अगर इसकी चिकित्सा ये क्रम से हम लोग जाते हैं तो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके साथ में हेतु ढूंढिए, उसको रोकिए, तो आपका माइग्रेन का ट्रीटमेंट कम हो जाएगा। नाक बहना ये पीनस में आएगा, या धूल की एलर्जी है ये वातज प्रतिशाय में आएगी। दोनों की चिकित्सा प्रतिमर्श नस्य से संभव है, ब्रूहण कल्प से संभव है। नाक बहना ये रात्रि जागरण से भी होता है, दुबला व्यक्ति है और वो अगर साहस का प्रयत्न करता है तो भी पीनस की संभावना होती है। तो च्यवनप्राश सुबह सुबह में देना, इसकी साथ में कुष्मांडा औले का प्रयोग करना, ये बहने वाली नाक को रोक सकता है। लेकिन साथ में सीतोपलादी को मिला कर देना है, मतलब ब्रूहण भी हो और चिकित्सा भी हो, दोनों साथ में की जा सकती है। जो एलर्जी की आप बात कर रहे हो उसको वातज प्रतिशाय है, नस्य की ट्रीटमेंट कराइए और प्रतिमर्श नस्य रोज करने के लिए बोलिए, और ऋतु शोधन के तौर पर एक वमन दीजिए। एलर्जी की ट्रीटमेंट हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। रवि सर, हम लोग अब, मैं चाहूंगा कि 7 मिनट और बचे हैं, आप मुझे सलाह दें। और अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो डाले। टंकन के बारे में अंकिता बरनवाल जी का सवाल था। टंकन को भस्म, पहले आपको उसको शुद्ध कर लेना है, रॉ टंकन इस्तेमाल मत करिए,
उसको शुद्ध करिए, पीस कर तवे पर डालकर उसकी लाही बनने दीजिए, फिर पीस कर उसको इस्तेमाल करिए। ये टंकन आपको बालों की जड़ों में लगाना है। बालों की जड़ों में लगाने से वहां पर जो भी कफ का आवरण है या कफ का दोष वहां पर संचित हुआ है वो कम होने में मदद मिलेगी। और जैसे ही वो सन्निपात कम होता है, हम लोग जैसे ही बाल धोने की सलाह देंगे तो दारुणक का प्रमाण कम होता है। ये स्थानिक चिकित्सा, अभ्यंतर चिकित्सा साथ में चलने वाली। दीपक जाजू सर, आपका जो सवाल है सीताफल बीज लोकल एप्लीकेशन, ये अनुभविक योग मैंने पहले ही बताया, इसका कोई मैंने ढूंढा लेकिन रेफरेंस नहीं मिला। हमारे यहाँ पर दादी बताती थी तो हम लोगों ने वो प्रयोग कर कर देखा। शायद हो सकता है कि सीताफल बीज जो है वो कषाय रसात्मक है, और कषाय रसात्मक होने की वजह से कफ का जो भी वहां संगठन है वो रोक सकता है या उसको कम कर सकता है। ये एक कारण शायद हो सकता है, पर नॉट अ स्पेसिफिक सजेशन या यहाँ पर नहीं बता सकता। ये बहुत अच्छा सवाल मेघा जी ने पूछा है क्रोमिज प्रतिष्ठाय के बारे में। कितने दिन देना, क्या देना, ये जरा बताइए। क्रोमिज प्रतिष्ठाय अगर है तो यहाँ पर विरेचनिक नस्य का ही प्रयोग होगा। कोई भी औषधि अगर आपको कृमि के लिए देनी है तो ये कम से कम 3 महीना चलानी चाहिए। अब क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए आयुर्वेद में ऐसे कोई रेफरेंस नहीं है कि ये कृमि इतने दिनों बाद खत्म होता है। मॉडर्न के कंसेप्ट को दिमाग में रखकर मैं ये बता रहा हूँ कि 3 महीने तक क्रोमिज के लिए कोई भी औषधि का प्रयोग करना चाहिए, भले वो प्रतिष्ठाय के लिए हो या जनरलाइज क्रोमिज। ठीक होने के बाद 3 महीने तक। निरोह बस्ती देने के बाद अगर शिरोशूल हो रहा है तो क्या समझे, निरोह बस्ती देने के बाद अगर शिरोशूल हो रहा है तो आपने निराम अवस्था में निराम अवस्था में बस्ती दिया है, जिसके कारण वात प्रकोप हुआ है। ऐसे रुग्ण को तुरंत ही कुछ खिलाकर अनुवासन बस्ती देना चाहिए, तो वो वात बढ़ा हुआ कम होगा। उसके साथ में अगर आप चाहें तो घृत नस्य का प्रयोग बड़ी मात्रा में कर सकते हैं, 8, 10 या 12 बूंद तक। खालित्य में अभ्यंतर मेडिसिन, ये तो खाली दवाइयों के बारे में ना मेरा बड़ा सीधा फंडा है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो चॉइस ऑफ ड्रग्स जो है ना, ये बहुत सारे हैं। हर आने वाला एमआर आपको कोई ना कोई नया नया कुछ ना कुछ बताएगा। मैं आपको पंचकर्म के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं मेडिसिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। पर मेरे हिसाब से अगर आप मेडिसिन के बारे में सोचना भी चाहे तो जो भी औषधियां जिनके पत्ते बहुत ज्यादा बढ़ते हैं या लंबे बढ़ते हैं, ऐसी औषधियों का प्रयोग मैं सीधा सीधा आपके सामने रखता हूँ। या फिर जो बेल प्रकार में जो भी औषधियां हैं, इनसे सिद्ध घृत, दुग्ध, क्षीर और तेल, इनका प्रयोग करना चाहिए, ऐसा खालित्य में मेरा मानना है। मैंने जैसे अमरवेल का कहा, वटजटा का कहा, क्षीरी वृक्षों की त्वक से बनाया हुआ तेल, ये एक बहुत अच्छी मदद करता है। अभ्यंतर औषधियों में जो जमीन पर फैलने वाली जो भी औषधियां हैं, जिनको आप कलेक्ट करते हो और इस्तेमाल करते हो, इनका भी प्रयोग आप सिंगल मेडिसिन के तौर पर किया जा सकता है। अगर ब्रांडेड ड्रग ऑफ चॉइस में आप जाना चाहते हो तो मेरे पास एक बहुत अच्छा नाम है ट्रिचप कैप्सूल का, वो एक काम करता है। एक कंसेप्ट शायद किसी ने पूछा था कि सर अगर अस्थि का उपधातु केश है तो क्या कैल्शियम बालों को बढ़ाएगा क्या? तो मैं ये सवाल आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि कैसे हम लोग इसको कोरिलेट करें कि हमने दिया कैल्शियम और वहां पर बाल बढ़ना शुरू हो गए, या फिर हम इधर प्रवाल या ऐसे कुछ जिसको हम लोग सुधा वर्ग कहते हैं वो दे और उधर बाल बढ़े। ये जरा आप बात करें इस पर। शिरशूल में घृत बस्ती या तेल बस्ती का एक्सपीरियंस? जी, शिरशूल में तेल बस्ती का एक्सपीरियंस ज्यादा फायदेमंद है कंपेयर टू घृत बस्ती। लेकिन दोनों आपने साथ में पूछा इसलिए बताना मेरे लिए बहुत अच्छा है
कि यमक स्नेह या फिर घृत दूध के साथ, जिसको तिक्त क्षीर बस्ती कहा है, या जिसको ब्रूहण बस्ती के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रूहण या बल्य वर्ग या फिर जीवनीय वर्ग की जितनी औषधियां मिलती है वो उनको घृत में और तैल में दोनों में सिद्ध कर कर उसका शिरशूल में प्रयोग करना चाहिए। शिरशूल में लेप करने के लिए जाति फल ये सबसे बेहतरीन चीज है, पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम लोग जाति फल में थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी मिलाकर उसका चिपकाने का परसेंटेज बढ़ाते हैं और गर्मी उसकी जो हीट है उसको कम कर कर प्रयोग करते हैं। लेकिन वो जैसे ही बहुत चुभने लगे, पीड़ा करने लगे, तो निकालकर नारियल का तेल लगाइएगा। अस्थि मज्जा पाचक बिल्कुल खालित्य में दिया जा सकता है। बहुत मतलब उसके सिद्ध कर कर घृत दीजिए या उसको घी के साथ में दीजिए तो ज्यादा फायदे में करेगा। मज्जावस्थी खालित्य में प्रभु खालित्य के लिए इतना खर्चा तो कभी किया नहीं था, पर सोचा जा सकता है इस बारे में। एक पेशेंट जिसको मज्जावस्थी का प्रयोग थोड़ा अधिक मात्रा में हो गया, उसको हिरसुटिज्म के सिम्टम्स दिखे थे। ये इंडिकेट करता है कि अगर आप अधिक मात्रा में इस्तेमाल करोगे तो खालित्य के लिए काम करेगा, लेकिन वो उसके साथ में बाकी सब जगह के भी बाल बढ़ाएगा। तीव्र दंत शूल में, वाह वाह तुषार सर, ये बहुत प्यारी चीज है। देखिए हम लोग दंत शूल की जब बात करते हैं अपने सामान्य क्या कहते हैं इसके ओपीडी में, तो पहला सलाह आता है कि जाओ यार डेंटिस्ट को दिखा कर आ जाओ। लेकिन अगर पेशेंट आपके भरोसे वाला और वो आपका मान सकता है तो सबसे पहली चिकित्सा तीव्र दंत शूल में जो है वो जलौ का उच्चारण है। इंस्टेंटली पेन कम होता है और इसका एक केस पेपर प्रेजेंट किया था डॉक्टर महाजन है जामनेर में। पूना के वैद्य चंद्रशेखर महाजन है जो साने गुरुजी आरोग्य केंद्र के चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उनके भाई और उन्होंने दोनों ने मिलकर, वो डेंटिस्ट है उनका भाई, उन्होंने ये पेपर किया था कि जहां पर पेन है, जिस दांत में दर्द है, उसके आउटर साइड पर गाल में, बाहर में, अंदर मुख में भी नहीं बता रहे, मुख में लगाने से बहुत अच्छा आराम मिलेगा पर पेशेंट कई बार डर सकता है, इसलिए बाहर की बाजू में अगर आप जलों का लगाते हो तो तीव्र दंत शूल कम होता है। दैट इज फर्स्ट। सेकंड, वहां पर कृमिघ्न द्रव्यों का, विडंग का, वचा का धूपन करने से भी वो कम होता है, तीव्र शिरशूल कम होता है। शंख प्रदेश और आईब्रोज एरिया में अगर एक साथ में शिरशूल हो तो ये वातज समझिए, लेकिन आईब्रोज कई बार कफ के कारण भी हो सकती है। दोनों साथ में है तो वहां पर लेप चिकित्सा हम लोगों को मदद करती है, क्योंकि लेप कफ में भी काम करेगा और वात में भी काम करेगा। लांब आणि घन केस असतील तर टंकन धावन कर सकते हैं क्या? अमित भाई, टंकन जल का धावन कर सकते हैं लेकिन बाल रूखे होते हैं, तो अगर आपको करना ही है तो चमड़े का टोप शिरोबस्ती की जैसा आप लगाइए और उसमें अंदर टंकन मिश्रित जल भर दीजिए, तो वो वहां पर लोकलाइज रहेगा, क्योंकि हमको बालों के जड़ों पे ट्रीटमेंट करनी है, ना कि बालों, इसलिए आपको लोकलाइज वहां पर इस्तेमाल करना है। मुख अगर शाव है तो क्या किया जा सकता है, या बाकी का कलर गोरा है, ये तो सीधी सीधी वात की दृष्टि है, क्योंकि अगर आपने वात के वृद्धि के लक्षण देखे तो कार्श्य काष्ण कामित्व कंपना ऐसा लक्षण है, तो कार्श्य और कार्ष्ण्य ये दोनों जो है वो वात के ही लक्षण है। तो ऐसी कंडीशन में वहां कफ के स्थान में वात की वृद्धि हुई है, त्वचा कफ का स्थान है, शिर कफ का स्थान है, लेकिन कफ के स्थान में वात बिगड़ा है, तो यहाँ पर चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट दो होती है, स्थान चिकित्सा वमन है और दोष चिकित्सा बस्ती है। लक्षणों को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट चॉइस आपको आपके तरीके से सोचना है। आप बस्ती पहले कर सकते हैं या वमन भी पहले कर सकते हैं, दोनों कर कर रसायन देना है, मतलब एक करिए रसायन दीजिए, दूसरा करिए रसायन दीजिए, तो आपकी चिकित्सा पूरी हो सकती है। आई थिंक सभी की शंकाएं
पूरी हुई है। नेत्र व्याधि या नेत्र अभिसंध बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा इसके लिए, क्योंकि केवल अभिसंध अगर बताना भी चाहे तो धावन से लेकर बिड़ालक से लेकर तो अंजन तक बहुत सारी अलग अलग चिकित्साएं हम लोग कर सकते हैं। अनंतवाद के बारे में मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा यार, पढ़ाई बहुत कम है मेरे। दूसरा लेक्चर चंदन भाई पहले सबसे पूछो, नहीं तो पता चले अगली बार एक भी आया नहीं। नहीं सर, ऐसा होगा नहीं, सब जन इंटरेस्टेड रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी मुश्किल सब्जेक्ट आसान तरीके से बताना ये आपकी खासियत है, जिसका अनुभव हमने आज भी किया। बहुत सिंपल डिसीज लगते हैं लेकिन वो रहते नहीं है, ये आपने फिर से दिखा दिया। और बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें रहती है चिकित्सा करने में। तो थैंक यू सर फॉर योर लेक्चर। और ऐसे ही उपस्थिति सभी जन बना के रखे। 24 तारीख को वैभव दातरांगे सर का व्याख्यान है मेडिसिन प्लांट्स के ऊपर। तो आज मैं इतना बोल के आज का व्याख्यान समाप्त हुआ है ये घोषित करता हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच अपचिन सर। रवि सर, जिनकी कुछ शंकाएं यस सर। होगी अगर यहाँ पूरी नहीं हाँ हुई है तो अगर अब वो चाहे तो पर्सनली बात कर सकते हैं मुझसे, या फिर अगली बार जब भी आप मुझे अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं तब हम लोग बात करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बोराट मैडम, नोटिफिकेशन ऑफ लेक्चर्स जो है वो ग्रुप्स में सर्कुलेट होता है। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप मैसेज में आपका मोबाइल नंबर देंगे तो अगर इफ पॉसिबल तो आपसे वो सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा नंबर तो दे रहा हूँ, लेकिन एक जरूर है कि मतलब हाँ। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि सबके साथ अगर ये सवाल डिस्कस हो तो सबको आनंद आएगा। यस सर, राइट सर। और आप चाहें तो शुभांगी से भी बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं आयुर्वेद में आया हूँ और जो मेरी आयुर्वेद की गुरु भी है और जिसका डायग्नोसिस मुझसे काफी अच्छा है। सर जी एक बार बोलिए। शिरो विरेचन का बता देंगे थोड़ा? शिरो विरेचन कौन सा प्रोसेस शिरोविरेचन? मतलब क्या है सर कि हमने पंचकर्म पूरा सीख लिया है, देख लिया है नाना जी के पास, लेकिन शिरो विरेचन का प्रैक्टिकल अप्रोच कभी देखने का मौका नहीं मिला। शिरोविरेचन मतलब नस्य बेसिकली करके। नशे का ही टाइप। हाँ हाँ सर, लेकिन वो शोधन नस्य के प्रमाण या उसका मात्रा आज तक दिया ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम? अतुल जोशी।